मेरा नाम हर्षित गुप्ता है। ठीक है, आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। मैंने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड उसके बाद जो है मैंने प्रीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी। 3 महीने जो है फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट की जॉब करने के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन सितंबर 2019 में शुरू की है। और मैंने ये जो एग्ज़ाम है अपने दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया है। पहले अटेम्प्ट में मेंस तक गया था, लेकिन मेरा मेंस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था 1 नंबर से। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में मुझे फाइनली ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो मेरी ये छोटी सी जर्नी रही है। इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही है। जनरली लोगों की काफ़ी लंबी और काफ़ी स्ट्रगलिंग जर्नी रहती है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं रही है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो भी सीखा है इस पूरी जर्नी में, मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे। तो मेरी जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रही है वो बहुत ही सिंपल रही है। जो भी बेसिक बुक्स सारे लोग सजेस्ट करते हैं, कोई भी टॉपर सजेस्ट करता है या कोई भी कोचिंग जो भी लोग सजेस्ट करते हैं, उन लोगों को जो है वही बुक्स मैंने भी फॉलो की हैं। वही बुक्स उन लोगों को मैंने वही फॉलो किया है, वही बुक्स को। और कोशिश की है उन बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़ा रोल ज़्यादा पढ़ने का नहीं है इस एग्ज़ाम में। बहुत बड़ा रोल ये है कि आप कितना रिमाइंड कर पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और कितनी चीज़ें आप याद रख पाते हैं, कितनी चीज़ें जो है आपके पास रहती हैं दिमाग में जब आप पेपर लिखने जा रहे हो। तो इसलिए मेरा फोकस जो है मैक्सिमम टाइम जो है रिवीजन पे रहा है। तो मैंने अपनी प्रीलिम स्ट्रेटेजी बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत ही जो है सिंपल प्लान की थी कि मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक बुक्स उठाई और सारी बेसिक बुक्स को मैंने कवर किया। और हर बेसिक बुक को कवर करने के बाद उसकी एक सेक्शनल टेस्ट दिया। उस सेक्शनल टेस्ट से मैंने असेस किया कि वो सब्जेक्ट मैंने कितना प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए तो मैंने फुल टेस्ट पेपर्स उठाए, उन फुल टेस्ट पेपर्स को दिया और असेस किया कि क्या पोर्शन है जो मेरा वीक आ रहा है या जो मेरा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। उस हिसाब से मैंने अपनी आगे की स्टडी प्लान की। मॉक टेस्ट पेपर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है उनको अपने जो है रिवीजन पर्पजेस के लिए, और ये समझने के लिए कि कौन सा पार्ट मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे जो है मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं। तो ये ओवरऑल प्लानिंग रही है इस पूरे उसकी मेरी प्रीलिम्स प्रिपरेशन की। और देखिए, जो सीसैट पेपर है उसके लिए मेरे पास स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, क्योंकि सीसैट पेपर के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। सीसैट पेपर जो है मेरा मैथ्स ऑप्शन था एक्चुअली। तो सीसैट पेपर में जो मैथ्स वाला पोर्शन आता है मैं उसको इजीली कर सकता था, मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन को, और मेरा उसी के बेसिस पे सीसैट क्लियर हो जाता था इजीली। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने सीसैट पे कोई मेहनत की नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी सीसैट में जो जो भी टॉपर्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया, आप प्लीज़ उनकी स्ट्रैटेजीज देख करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फिर अगला जो है पड़ाव ये आता है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी की जो शुरुआत होती है वो मेंस की तैयारी से होती है। उसके बाद हम आखिरी जब प्रीलिम्स आने वाला होता है उसके आखिरी 3-4 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। तो मेंस के प्रिपरेशन में सबसे पहला पेपर है एसए का। तो एसए की प्रिपरेशन में देखो, मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूँ कि यार आप टॉपर्स की आंसर कॉपी पढ़िए, एसए को प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एसए के फ्रेमवर्क बनाइए, ताकि ये आइडिया लग जाए कैसे एसए लिखने हैं। क्योंकि जब फ्रेमवर्क आप बनाना शुरू करते हो ना, तो आपको आइडिया लगता है कि अच्छा, मैं अपने एसए को किस तरह से प्लान कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। उसके अलावा आपको टॉपर्स की आंसर कॉपी से कंटिन्यूटी देखनी है कि अच्छा, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसे लिखनी है। तो धीरे धीरे करके जो है आइडिया लगता है। काफ़ी सारे टॉपर्स अच्छे हैं जिनकी कॉपीज बहुत ही सही रही है, जैसे एक राधिका गुप्ता मैम है। ठीक है, 2020 में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। उनकी कॉपी आप देख सकते हो, उनकी कॉपी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और भी ऐसे कई टॉपर्स हैं जिनकी आप कॉपीज देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए एसए के पेपर में, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अनुदीप दुरिशेट्टी सर की बुक पढ़ सकते हो एसए की। वो बुक भी मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, मैंने पर्सनली वो बुक नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैं मतलब इससे में बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाया था। इसके बाद आती है GS1, GS2, GS3 और GS4 की बात। तो मैं GS1, GS2, GS3, GS4 ये चारों सब्जेक्ट को लेकर के सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके सोर्सेज बहुत क्लियर होने चाहिए। मैंने ये सारे सोर्सेज, अगर आप मेरे सोर्सेज फॉलो करना चाहते हो तो मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने सारे सोर्सेज बता रखे हैं। ठीक है, अगर आप किसी और टॉपर का देखना चाहते हो तो उनके भी बहुत सारे इंटरव्यूज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप उनके सोर्सेज देख करके कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक सोर्सेज जो है आप पढ़ो और कंटिन्यूली आप जो है इस चीज़ को पढ़ते जाओ। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है।
मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद जो है अगली चीज़ ये आती है कि ऑप्शनल की तैयारी। देखिए ऑप्शनल मेरा मैथ्स है, तो मैं बता देता हूँ ऑप्शनल मैथ्स की तैयारी जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। आपको चीज़ें पढ़नी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, यू सॉल्व द क्वेश्चन यू गेट द मार्क्स। बाकी ऑप्शनल की तरह नहीं है कि यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है अपने ऑप्शनल में। इसकी भी बुक लिस्ट जो है, मैथ्स की भी बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है, और मैंने काफ़ी सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब पे भी बता रखा है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी ये मैथ्स की बुक लिस्ट है, उसके अलावा आपको कनिष्क कटारिया सर जो रैंक 1 है 2018 के, उनके नोट्स फॉलो कर सकते हो। उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और मैंने पर्सनली उनके नोट्स फॉलो किए हैं, तो मुझे ये मालूम है कि उनके नोट्स इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फिर जो है आती है अगली चीज़ की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में एक चीज़ बता दूं, आप ऑलरेडी कर रहे हो, जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और जब आप डिसिप्लिन सीख रहे हो, पेशेंस सीख रहे हो, परसिवरेंस सीख रहे हो, जब आप कंटिन्यूअसली जो है ये चीज़ें सीख रहे हो ना, तो आप धीरे धीरे इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो। तो इसलिए इस ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, तो इसलिए बहुत सारी जो आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली आपको ये करना होता है कि जब आप मेंस दे लो, उसके बाद धीरे धीरे लोगों की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो। ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ने के बाद ये सीखो कि अच्छा इस ट्रांसक्रिप्ट में मैंने जो है क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न की जो मुझसे पूछी जा सकती हैं, क्या मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ पूछा गया है। ऐसी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी होती हैं। आपको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से प्रिपेयर करना होता है, ताकि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से कुछ रह ना जाए। इसके अलावा जो है मेरे जो भी सोर्सेज और बुक लिस्ट रहे हैं वो बहुत ही सिंपल रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गया, या फिर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर एंशियंट मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी की किताब जो सिंपल एनसीईआरटी, मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी की बुक नहीं फॉलो की है। जो एनसीईआरटी की बुक आती है सतीश चंद्रा और ये सतीश शर्मा और विपिन चंद्रा की, वही फॉलो की है। उसके अलावा जो इसके इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक फॉलो की है, लेकिन सेलेक्टिवली पढ़ा है, उसे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है। इन और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं मैक्सिमम उनके लिए सीधा पीटी 365 को ही पढ़ा है। उसके अलावा मेंस के लिए जो है मेंस 365 मैंने करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करी है। इसके अलावा मैक्सिमम सोर्सेज के लिए मैंने विजन के वैल्यू एडिशन मटेरियल्स जो आते हैं वो फॉलो करे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पर्टिकुलरली मैंने येलो बुक फॉलो करी है वाजीराम की, क्योंकि येलो बुक बहुत ही बेहतरीन लगी थी मुझे और बहुत कॉम्प्रहेंसिव लगी थी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और यही मैक्सिमम मेरे सोर्सेज और बुक लिस्ट रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आंसर राइटिंग जो करनी है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन। आंसर राइटिंग में आपको सबसे पहले फ्रेमवर्क बनाना सीखना है। कैसे फ्रेमवर्क बनाना है, कैसे आपको आंसर्स में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले इसकी प्रैक्टिस जब आप कर लो तभी आप आंसर लिखने बैठो, क्योंकि आपको डायरेक्टली आंसर लिखने पे बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। लेकिन जब आप फ्रेमवर्क बनाना सीख जाओगे तब आपको धीरे 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 करके चीज़ें आने लगेंगी। ओके, सो इसके बाद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी जो है, जो डायरेक्शन देता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस जर्नी को। प्रीलिम्स में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज लाइक अ बून। आपको उसी के बेसिस पे पूरा प्रिपरेशन करना है, समझना है कि पेपर में क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है प्रीलिम्स के लिए। तो कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की है, ना मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग की है, ना मैंने अपने ऑप्शनल के लिए कोई कोचिंग की है। मैंने मैथ्स भी खुद से पढ़ी है जो मेरा ऑप्शनल था, और मैंने जीएस पोर्शन भी खुद से ही पढ़ा है। और मेरी प्रिपरेशन जर्नी बहुत ही शॉर्ट रही है, जैसा कि आप देख रहे हो कि अराउंड 2 साल 8 महीने में मैंने पूरी प्रिपरेशन जर्नी खत्म कर ली है। तो अगर मैं कोचिंग कर रहा होता तो मुझे मिनिमम 1 साल तो कोचिंग में ही लगते। उसके बाद मैं खुद से पढ़ने के बाद एक अटेम्प्ट दे पाता, तो देयर वाज अ चांस कि मैं इससे ज़्यादा टाइम ले लेता अगर मैं कोचिंग करता तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन कोचिंग के अगेंस्ट है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप जीएस की या किसी भी चीज़ की कोचिंग करें। लेकिन अगर आपको फील होता है कि आप किसी कॉन्सेप्ट में बहुत वीक है या चीज़ों में वीक हैं और आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं कोचिंग, नो इश्यूज़ एट ऑल। और इसके अलावा मैं एक चीज़ पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि जो भी ये फ्री कोचिंग इनिशिएटिव्स आते हैं बहुत सारे जगहों पे,
अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो कोशिश करिए उनके लिए अप्लाई करिए और वहाँ पे एनरोल होइए, क्योंकि वहाँ पे आपको गाइडेंस अच्छी मिलती है। उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट, तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो आपको बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आप एग्जाम से दूर हो या पास हो। तो इसलिए टेस्ट सीरीज लेते रहनी है। मैंने पहले अटेम्प्ट में विजन आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने फोरम आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी। मैथ्स के लिए मैंने सिर्फ दूसरे अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज ली थी, वो आर्यभट्ट आश्रम की टेस्ट सीरीज थी। इसके अलावा मैंने जो है कोई भी और टेस्ट सीरीज नहीं ली थी मेंस पर्सपेक्टिव से। यही चीज़ें मैंने टोटल की हुई हैं। ओके, इसके बाद यूपीएससी में जो है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है। अब क्या होगा कि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप कैसे करोगे ये डिपेंड करता है। तो उनको आपको करने के लिए एनसीईआरटी में बहुत ही फाइन रीडिंग एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, वो भी प्रीलिम्स से जस्ट 1 महीना पहले, ताकि आप समझो कि कुछ चीज़ों की जो बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी ने किस तरह से एक्सप्लेन किए हैं। जैसे स्टेट के डेफिनेशन हो गया या फिर राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट हमें कन्फ्यूजन रहती है बिकॉज जो अदर स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्होंने थोड़ा कन्फ्यूज किया हुआ है हमें। तो ऑलवेज डिपेंड ऑन एनसीईआरटी फॉर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कहीं और एक्सप्लेन नहीं है। ओके, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। देखो एनसीईआरटी जो है आपको पिक करनी है, आपको एक हाइलाइटर लेके बैठना है, देखना है क्या अच्छा कंटेंट है जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। कोई बेसिक कंटेंट के कोई बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा सा लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना है। साइड में जो बॉक्सेस बने होते हैं उसमें कुछ अच्छा लिखा है उसको अंडरलाइन करते रहना है। और पूरे जो है हाइलाइटर से जो है पूरा जो बुक है उसको कोशिश करना हाईलाइट करने की। अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन हाइलाइटर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप हार्ड कॉपी आपके पास बुक है और बुक से पढ़ रहे हो डायरेक्टली तो आप एक हाइलाइटर खरीद के मार्क कर सकते हो। उसके बाद अगली रीडिंग में आपको बस वही चीज़ें रिवाइज कर लेनी है, या फिर अगर कहीं चाहते हो नोट करना तो कहीं उठा के नोट कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद आता है कि एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड। एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड का डिबेट मुझे नहीं लगता है कि सही है। आप कोई भी उठा के पढ़ लो, बिकॉज नो वन नोज कि यूपीएससी न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन बना रहा है कि ओल्ड से। देयर इज अ चांस कि 2021 में उसने ओल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाया था, 2023 में न्यू एनसीईआरटी से बना दे। तो यार नो वन जब नोज तो कोई मतलब नहीं है। सर न्यूज़पेपर से जीएस के लिए एग्जाम्पल कैसे खोजें। देखो न्यूज़पेपर से जीएस के लिए एग्जाम्पल खोजना है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल खोजने की बजाय जो कोचिंग्स मेहनत कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स वो खोज के ऑलरेडी दे रहे हैं अपनी मैगजीन में, वहीं से उठा लो। क्योंकि खुद से मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा और उसका रिवॉर्ड उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो ठीक है, यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स कितने ईयर्स का करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स जो है मैक्सिमम 1 ईयर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन अगेन वही है कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कौन कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो किया है। तो यार मैंने न्यूज़पेपर जो है रेगुलरली पढ़ा है, और न्यूज़पेपर मैंने फॉलो किया है, कभी द हिंदू फॉलो किया है, कभी इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया है। मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करो, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है और वो जल्दी समझ में आती है। ठीक है, ये बहुत देख मैंने मेरे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत काफ़ी पुरानी है एक्चुअली, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई न्यूज़पेपर पढ़ने समझने और ये सब चीज़ों में। पर मुझे मालूम है कि शुरुआत में आप लोग को प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसके बाद जो है न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद है तो आप ढूंढ सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट नहीं है। न्यूज़पेपर को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर नहीं वो करते हैं डिमांड, मतलब वर्थ इट है। ठीक है, ओके, फिर अगला क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी में मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो मैगजीन्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन मैगजीन्स पे पूरी तरह रिलाई नहीं करना है। मतलब कि अपने आँख कान सब खुले रखने हैं, देखते रहना है दुनिया में क्या चल रहा है, उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते रहनी है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको मैगजीन कवर करके नहीं दे सकती है, वरना यूपीएससी बहुत प्रिडिक्टेबल एग्जाम हो जाएगा। यूपीएससी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल इसीलिए है क्योंकि जो मैगजीन में कवर्ड नहीं रहता है वो वही पूछते हैं, इसलिए आपको अपने आँख नाक कान सब कुछ खोले रखने हैं और देखते रहना है दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, आपने कौन सी मैगजीन देखो, मैंने यार विजय आईएएस की ही मैगजीन फॉलो की हैं, और किसी की मैगजीन मैंने आज तक देखी भी नहीं है किसी और कोचिंग की कि क्या है। ठीक है,
तो क्योंकि यार लगभग हर कोई, इफ यू आस्क, जो है जितने भी टॉपर्स हैं तो मोर देन 90% टॉपर्स ने विजन आईएएस ही फॉलो किया और कोई और मैगजीन नहीं फॉलो किया। तो गो फॉर दैट, मतलब जब एक पूरा का पूरा भीड़ इसी को फॉलो कर रहा है तो वाई विल यू चेंज। ठीक है, आपने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कब और कैसे की? यार मैंने तैयारी की शुरुआत जो है सितंबर 2019 में की थी। उससे 2 महीना पहले तक मैं जॉब में था। ठीक है, मैं कॉलेज से मई में जो है ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई थी और जून से मैंने जॉब शुरू करी थी। अगस्त में मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था जॉब के साथ। मैंने तभी प्रिपरेशन शुरू की, तो मैंने देखा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था, तो फिर मैंने जॉब छोड़ के फाइनली जो है प्रिपरेशन अपनी प्रॉपर्ली शुरू की है। जॉब के टाइम पे मैंने एक चीज़ की है कि अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश की है, टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज समझ करके, लेकिन पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की क्योंकि मैं पढ़ पाता नहीं था, टाइम नहीं मिलता था। ठीक है, मैंने डेली यार 8 से 9 घंटे पढ़ाई की है। ठीक है, और मुझे लगता है कि डेली 8 से 9 घंटे इनफ है इस तैयारी के लिए, लेकिन वो कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उन 8 से 9 घंटों में भी इधर उधर घूम रहे हो या फिर इधर उधर सब कुछ कर रहे हो और उसको 8-9 घंटे में काउंट भी कर ले रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो यार मेरा मोटिवेशन इस प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सिंपल रहा है। मेरे आसपास में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कि इस प्रिपरेशन में किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटिंग रहती हैं। मैंने अपने आसपास में बहुत सारे इश्यूज देखे हैं जो मुझे लगता है कि इस पोस्ट पे आने के बाद ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, हर हर चीज़ का, हर तरह का एक मोटिवेशन होता है। ठीक है, मेरे जो पापा हैं उनकी भी 37 ईयर्स की गवर्नमेंट सर्विस रही है। ठीक है, और उन 37 ईयर्स में उन्होंने जो जो चीज़ें की हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। उनका एक जो बेदाग ईमानदार करियर रहा है 37 ईयर्स का, जिसके लिए वो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और उनको अभी भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है रिटायरमेंट के बाद। वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही है। जब लोग मुझे आकर के ये बताते रहे कि मेरे पापा का करियर कैसा रहा है, तो ये चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं कि मैं भी आगे बढ़ूँ और जो है इस कंट्री को दूँ जितना उसने मुझे अभी तक दिया है। मैं ये कहूँगा कि मैं वन ऑफ द लकीस्ट गाइज ऑफ दिस कंट्री में से हूँ जहाँ पे मुझे मैक्सिमम रिसोर्सेज मिले हैं इस कंट्री के, जो भी मिल सकते थे। तो मेरी अभी जिम्मेदारी है कि मैं इस जो भी रिसोर्सेज मुझे मिले हैं उन रिसोर्सेज को आम जनता तक पहुँचाने का माध्यम बनूँ और कोशिश करूँ कि वो चीज़ें लोगों तक पहुँचे। तो इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें? देखो, मन में पर्पस क्लियर है तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि मन में जो पर्पस है वो हमेशा आपको आगे पुश करना चाहिए। अगर आपके मन में जो पर्पस है वो लालच है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि लालच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ाता, पीछे खींचता है। इसलिए आपके मन में जो पर्पस होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए। वो एक देश के लिए होना चाहिए, वो एक सोसाइटी के लिए होना चाहिए रेदर देन खुद के लिए। क्योंकि जब आप खुद के लिए कोई भी चीज़ कर रहे होते हो ना तो वो मोटिवेटिंग नहीं होती है, क्योंकि फिर आपको मोटिवेट करने वाले आप खुद होते हो। अगर आप सोसाइटी के लिए कोई चीज़ करना चाहते हो ना तो पूरी सोसाइटी आपको मोटिवेट कर रही होती है वो चीज़ करने के लिए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये है कि आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? देखो, टाइम टेबल मैंने पर डे का नहीं बनाया है। मेरा टाइम टेबल जो है वीकली या फिर फोर्टनाइटली रहता है। हर 15 डेज में मुझे क्या कवर करना है, उसके साथ 2 दिन का बफर, ताकि मैं अगर 15 दिनों में नहीं कवर कर पाऊँ तो 2 दिन के बफर में कवर कर लूँ। ये मेरा जनरली एक जो है अप्रोक्सीमेट टाइम टेबल रहता था। मैंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ाई की है अगर मैं टाइम टेबल वाइज बोलूँ तो, लेकिन मेरा डिसिप्लिन इस चीज़ में रहा है कि मैंने पढ़ाई की है डेली। तो डिसिप्लिन पढ़ाई करने में होना चाहिए। देयर इज़ अ चांस कि आप टाइम टेबल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को देखना है और आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को देखना है। आपके जो भी फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं इस पूरे प्रिपरेशन में, या फिर आपके लाइफ में अभी तक जो भी फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं उनको उठाना है। आपकी ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट रही है उनको उठाना है। सबको वे करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत पढ़ करके 2-4 चैप्टर्स देखने हैं। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है जो आप लॉन्ग टर्म में पढ़ सकते हो, मतलब 2 साल 4 साल, क्योंकि यार सबकी तैयारी जो है जनरली नहीं। देखो, मिनिमम इस प्रिपरेशन को 2 साल चाहिए मिनिमम। 1 साल आप प्रिपरेशन करोगे और 1 साल पूरा एग्जाम का। ठीक है, तो लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में उस ऑप्शन को पढ़ना है क्योंकि ये मिनिमम है, और 2 साल में इस प्रिपरेशन जर्नी से मुझे नहीं लगता है कि जो है 2-4 लोग से ज़्यादा निकल पाते हैं हर साल। तो इसलिए आपको ये प्रिपरेशन जर्नी जो है एटलीस्ट मान के चलना है कि 3 to 4 ईयर्स की तो रहेगी ही रहेगी। इतने लॉन्ग टर्म में पढ़ने के लिए जो ऑप्शन आपको सुटेबल रखता है वो लीजिए।
इसके बाद है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़, टेलीग्राम का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता होगा। काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जो है अपने रिसोर्सेज वहाँ से आप ले सकते हो। बहुत सारे जो है चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फ्री में मैक्सिमम मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ये मेन रोल है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है किसी भी और सोशल मीडिया का कोई बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आप ग्रुप स्टडी अगर कर सकते हो, कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं तो बहुत मोटिवेटिंग रहता है, हर दिन आपको पुश करते रहता है वहाँ पे, वो जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग है। नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता है इस प्रिपरेशन में कोई एज सच और रोल है। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज करें यार। मीडियम इस प्रिपरेशन में कोई बैरियर नहीं है। अब पहले हिंदी मीडियम में लोग कहते थे कि रिसोर्सेज का अभाव है, अब वो भी खत्म हो गया है। अब सारे के सारे मटेरियल जो इंग्लिश में आते हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो प्रिपरेशन गैप रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप जो भी ये प्रिपरेशन जर्नी है उसको एक बैलेंस्ड फॉर्म में जो है रखिए। आपको जो भी मीडियम चूज करना है आप चूज कर सकते हैं और आप उससे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जो मीडियम आपका सही है, आपको लगता है कि आप उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, वो मीडियम चूज करना चाहिए। इसके अलावा है कि यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। देखो ये तो बहुत ही मतलब पर्सनल क्वेश्चन है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन करना चाहते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। मेरी मैक्सिमम प्रिपरेशन ऑनलाइन रही है क्योंकि मैं पीडीएफ और ये सबसे पढ़ने में मुझे बहुत सही लगता है। मतलब मेरे लिए बुक लेकर के बैठना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि कॉलेज से मेरी अब आदत पड़ चुकी है पीडीएफ से पढ़ने की या पीपीटी से पढ़ने की। अगर आपकी वो आदत नहीं है और आप बुक से पढ़ने वाले लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दिल्ली जाना तो मतलब मुझे लगता है इनफैक्ट उल्टा रोल प्ले करता है। मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने का सबसे बड़ा रीज़न दिल्ली रहा है। मेरी मेंस के 20 दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे चिकन पॉक्स हो गया और उसके बाद मुझे निमोनिया हो गया बिकॉज ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के खान पान और जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट है उसकी वजह से मेरी इतनी तबीयत ख़राब रही है। इसकी वजह से मैं अपने पहले मेंस में सही से पेपर भी नहीं लिख पाया। और उसके बाद भी मैंने मेंस का कट ऑफ जो है 736 मार्क्स मेंस का कट ऑफ था उस साल जनरल का, मैंने 735 गेन किए थे। अगर मेरी तबीयत नहीं खराब होती तो देयर वाज अ चांस कि मैं उस साल 30 40 50 नंबर और पा करके मेंस में और उसी साल जो है आईएएस बन गया होता। या फिर अगर मुझे 15 20 मार्क्स भी और मिले होते तो विद एन एवरेज इंटरव्यू मार्क्स जो है मुझे उस साल सर्विस मिल गई होती मेरे पहले अटेम्प्ट में ही। लेकिन मुझे नहीं मिली, कहीं ना कहीं उसमें दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये कहूँगा दिल्ली मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही जगह है। मैं अपने पहले मेंस के बाद ही तुरंत घर चले आया था, उसके बाद से मैंने पूरी प्रिपरेशन अपने घर से की, पूरा एग्जाम घर से दिया है, खाली इंटरव्यू देने दिल्ली गया था और मैंने ये रैंक पाई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि घर बहुत बेहतर जगह है दिल्ली से, बशर्ते कि आपको घर पे डिसिप्लिन होने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी खुद पे, ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड फील करें घर पे रह करके भी। ओके, सिलेबस समझ में नहीं आता है यार। सिलेबस समझ में नहीं आता है तो आपको बहुत सिंपल सी बात है। इस सिलेबस को समझने के लिए आपको किसी भी जो है कोचिंग की आप रैंडमली आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे डिटेल्स कैसे सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है। इसके अलावा अगर सिलेबस को और डीपली समझना है तो आप वैल्यू एडिशन मटेरियल्स जो विजन आईएएस के आते हैं, किसी और कोचिंग के जो मटेरियल्स आते हैं उसमें सब टॉपिक्स देख के समझ सकते हो कि हर टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से सब हेडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। और सिलेबस को आप याद कर लोगे ना एक बार धीरे धीरे करके, तो उसके बाद सिलेबस धीरे धीरे आसान समझ में आने लगेगा। क्योंकि एक तरफा एक बार में सिलेबस तुरंत नहीं समझ में आ जाएगा, उसमें टाइम लगता है, वो प्रिपरेशन का पार्ट है। मैप्स नहीं समझ में आते हैं, देखो मैप्स समझने की जरूरत नहीं है। मैप्स में बहुत सिंपल है कि जो भी प्लेसेस न्यूज में चल रहे हैं उन प्लेसेस को आपको मार्क करना है मैप पे, और उन प्लेसेस को आपको मैप पे मार्क करके जो है वहीं पे साइड में उसके जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एक दो वर्ड्स में लिख लेनी है, ताकि आप जब भी मैप पे रिकॉल करो वो प्लेस कहाँ है और वो एक दो वर्ड की इन्फॉर्मेशन याद करो तो वो चीज़ याद आ जाए। इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। ओके, और इसके अलावा जो है नोट्स पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स। देखो नोट्स मुझे तो लगता है कि तब पढ़नी चाहिए जब आप टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ चुके हो, और दूसरे के नोट्स पढ़ने के बजाय मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि खुद के नोट्स पढ़ो। ठीक है, खुद के नोट्स बनाओ और अपना करो। पढ़ा हुआ याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रिवाइज करो, मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि कोशिश करिए कि हमेशा जो है अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेटेड रखने की जो है कोशिश करिए, और हमेशा अपने आसपास के लोगों को अवेयर बनाने की कोशिश करिए।
ताकि वो भी आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकें और उनसे बात करके आपको हमेशा मोटिवेटिंग फील हो, क्योंकि ये प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग है, स्ट्रेसफुल है और कहीं ना कहीं आपको हर मोमेंट पे टेस्ट कर रही होती है। तो अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाएंगे इस प्रिपरेशन जर्नी से। इस जर्नी से जल्दी निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कंसिस्टेंसी। आपको निरंतरता बनाए रखनी है और हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। देखिए, निष्काम कर्म वाली चीज़ जो है, वो आप कोशिश कर सकते हैं पर वो हो नहीं पाती है, क्योंकि आपको रिजल्ट की अपेक्षा तो है, तभी आप पढ़ रहे हैं इस एग्ज़ाम में। तो निष्काम कर्म इस तरह से रखना है कि आपको रिजल्ट की बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है, लेकिन आपको रिजल्ट की तरफ काम करते रहना है। इस तरह का निष्काम कर्म फॉलो करना है, क्योंकि पूरी तरह से निष्काम कर्म नहीं फॉलो हो पाएगा। ठीक है, इकोनॉमी कैसे तैयार करें? इकोनॉमी तैयार करने के लिए श्रीराम आईएएस के आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, श्रीराम आईएएस के नोट्स के अलावा अगर आप किताब चाहें तो संजीव वर्मा की बुक रेफर कर सकते हैं। मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सर, प्रीलिम्स के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए जो है टेस्ट सीरीज आप फोरम की, विजन की या फिर नेक्स्ट आईएएस, इन तीनों में से किसी की भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। मुझे ये तीनों ही टेस्ट सीरीज अच्छी लगी थी। ओपन टेस्ट को मुझे लगता है कि आपको 5-6 कोचिंग्स के देने चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं। हाउ डू यू मैनेज 80-90 डेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस? 80-90 डेज मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत सिंपल डिवाइड किया। 60% मैथ्स के लिए, 40% जीएस के लिए, 2 आइटरेशंस ऑफ सिलेबस उस बीच में कवर करने होते हैं और मैंने 2 आइटरेशंस में कवर किए। पहले मैथ्स कवर किया, फिर जीएस किया, फिर मैथ्स किया, फिर जीएस किया, लास्ट में बस पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा एग्जाम 2023 में है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? देखो, पहले 8 महीने में जो है आपको पढ़ना है जीएस पोर्शन, उसके बाद आखिरी के 3-4 महीने आपको पढ़ना है प्रीलिम्स। ठीक है, अभी आपके पास लेस देन 1 ईयर बचा है, तो मैं ये कहूँगा कि जो पहले 8 महीने उसको आप 7 महीने कर दीजिए अभी, और लास्ट के 4 महीने छोड़ दीजिए आप प्रीलिम्स के लिए। ये जो पूरी 8 महीने की स्ट्रैटेजी है या 7 महीने की, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डिटेल में लिख रखी है कि कैसे 8 महीने में किन किन चीज़ों को किस फॉर्म में कवर करना है और कितना कवर करना है। तो आप वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। आपका जो भी ऑप्शनल है, हर दिन ऑप्शनल को 3 घंटे देने हैं और जीएस पोर्शन को 5 घंटे देने हैं। क्लैरिटी के साथ आपको पूरे जो है 7-8 महीने पढ़ाई करनी है। उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करनी है। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। यूपी पीसीएस और यूपीएससी में क्या अंतर है? देखिए, मैंने यूपी पीसीएस भी क्लियर किया था और मेरा यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी था अभी 21 जुलाई को, जो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी अब आईएएस ऑफिसर हूँ, तो इंटरव्यू देने का कोई मतलब नहीं था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो है मैं इंटरव्यू देता तो मैं यूपी पीसीएस भी क्लियर कर लेता एक ही साल में, जो कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस। और मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ वर्क की है, जो कि मुझे दोनों एग्जाम क्लियर करने में हेल्प की है, वो है जो है सिंपल एग्जाम को समझना। यूपी पीसीएस यूपीएससी से बस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका प्रीलिम्स का पेपर जो है यूपी पीसीएस का, वो जो है थोड़ा करंट जो है वो बहुत फैक्चुअल होती है। तो आपको करंट दूसरी जगह से पढ़ना है और साइंस एंड टेक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है यूपी पीसीएस में। बाकी सब कुछ यूपीएससी वाली प्रिपरेशन से ही होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? ओके, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है एन अप्रोच टू यूपीएससी सीएसई। ठीक है, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है अर्पित GIAS नाम से, आप वहाँ पे जा करके मेरे जो बायो में है, बायो से आप सीधा टेलीग्राम लिंक एक्सेस कर सकते हो। आप मेरी टेलीग्राम लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर क्या जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं जॉब के साथ, लेकिन आपकी जॉब थोड़ी कम हेक्टिक होनी चाहिए। जैसे मैं जो जॉब कर रहा था वो फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट की थी, जहाँ पे 10 से 11-12 घंटे आपको ऑफिस टाइम में बैठना होता है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 10-11-12 घंटे बैठने के बाद। इसलिए जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि जो है अभी आप इस चीज़ को जो है जॉब के साथ जो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आप जॉब के साथ मैनेज कर ले रहे हैं तो नो इश्यूज। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर आपने कौन सी मंथली मैगजीन पढ़ी थी? मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, मैंने मंथली मैगजीन एक्चुअली पढ़ी ही नहीं है, मैंने ईयरली मैगजीन पढ़ी हैं, वो विजन आईएएस की होती थी। मंथली मैगजीन पढ़ने का यार टाइम मैनेज नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जर्नी आपने जैसे कि मैंने बताया बहुत कम रही है और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं। मेरा ऑप्शनल मैथ्स था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कम चीज़ें पढ़ने की कोशिश की है, मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश की है ज़्यादा पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के नोट न्यूज़पेपर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आप कोशिश करिए कि बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो आपको उसी को उस टाइम में रिवाइज कर लिए, रदर देन न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना। आप वो चीज़ करंट अफेयर्स के मैगजीन से पढ़ सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी मेंस टेस्ट सीरीज अ पर्सन नीड्स टू गिव बिफोर अपीयरिंग इन मेंस? मैक्सिमम जो है मेंस टेस्ट सीरीज आपको देने की ज़रूरत है एटलीस्ट
हर जीएस के 2 पेपर्स कम से कम। अगर 2 पेपर भी नहीं दे पा रहे हैं तो 1 पेपर तो देना ही देना है, और 1 पेपर में फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करें। एथिक्स के लिए कोई सोर्स देखो, एथिक्स के लिए लुकमान आईएएस के नोट्स मैंने पढ़े थे, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लुकमान आईएएस के हैंड रिटन नोट्स जो मार्केट में मिलते हैं आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। सर विच एनसीईआरटी बुक्स यू रीड? यार एनसीईआरटी बुक्स अगेन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता रखी है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 9, 10, 11, 12 की ही एनसीईआरटी बुक पढ़ें, 6 से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं तो, अगर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में जीरो नॉलेज है तब 6 क्लास से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए आपको देखना है क्वेश्चन का सोर्स क्या है, क्वेश्चन जो है सिलेबस के किस पार्ट से पूछा गया है, उस पार्ट ऑफ सिलेबस को कितना कैसे कवर करना है। इसके अलावा जो है आपको ये देखना है कि जो गलत ऑप्शंस पूछे गए हैं वो कहाँ से बनाए गए हैं, और यूपीएससी ने किस तरह से गलत ऑप्शंस को सेट किया है। तो ये 4-5 एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान देना है। सर शैल वी मेक नोट्स फ्रॉम 6 to 10 एनसीईआरटीज? नोट्स नहीं, बुक में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, टॉपिक्स को इंटरलिंक कब और कैसे करना है? तो टॉपिक को इंटरलिंक तब करना है जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो, वो आपको टेस्ट के टाइम पे करना होता है, तो अभी आप टेस्ट में कर लोगे, ठीक है। ओके सर, आफ्टर नोइंग सेम सोर्सेज सेम मटेरियल व्हाट मेक्स डिफरेंस? एग्जाम में डिफरेंस ये क्रिएट करता है कि आप कितना ज्यादा जो है चीजों को रिवाइज करके एग्जाम में याद रख पाते हो, क्योंकि सब कोई सेम चीजें पढ़ता है पर याद कोई नहीं रख पाता है ना मैक्सिमम चीजें। तो यहाँ पे गेम है याद रखने की, अगर आपको याद है चीजें तो आप कर सकते हो। याद रखना, रिवाइज रखना, चीजों को एकदम जुबान पे रखना और लिख पाना, ये बड़ा जो है मतलब चीज होती है, बड़ी चीज होती है, ये बड़ी बात होती है। देखो पढ़ना हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन याद रखना कम लोग करते हैं, फिर याद रख के एग्जाम में लिख पाना वो बहुत कम लोग करते हैं, और वही लोग एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। सर आई एम कंफ्यूज अबाउट ऑप्शनल सोशियोलॉजी एंड हिंदी लिटरेचर। सी, अगर आप ऑप्शनल में कंफ्यूज हो तो आप ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सोशियोलॉजी और हिंदी में अगर कंफ्यूज हो तो गो फॉर हिंदी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने हिंदी सोचा है तो कहीं ना कहीं आपका हिंदी अच्छा होगा, तो ठीक है। हाउ मेनी रिविजन्स यू डिड बिफोर अपियरिंग इन मेंस? मैथ्स के 3 रिविजन्स किए थे बिफोर अपियरिंग इन मेंस, और जीएस पोर्शन के भी 3 रिविजन्स किए थे, और मुझे लगता है कि 3 रिविजन ऑप्टिमम है, 3 से कम नहीं करने हैं, 3 से ज़्यादा अगर हो पाए तो कर सकते हो, ठीक है। ओके, प्रीलिम से कितने पहले करंट अफेयर्स तैयार करें? यार 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, बाकी यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। ऑप्शन अगर पुराना आता है तो कुछ कर नहीं सकते हो, 5 साल पुराना भी आ सकता है। इसके स्टडी को कैसे कवर किया है? देखो एथिक्स के स्टडी को कवर करने के लिए आप लुकमान की पीडीएफ आती है, विजन आईएएस की पीडीएफ आती है, फोरम की रेड बुक आती है, ये तीनों सोर्सेज में से कोई भी एक सोर्स उठा लो और केस स्टडी का फॉर्मेट देख लो कि कैसे ये लोग आंसर्स लिखे हुए हैं, कैसे ये लोग बताए हुए हैं अप्रोच केस स्टडी का, वहां से आप सीख सकते हो। कोई भी तीनों में से एक सोर्स उठा लो, तीनों अच्छे सोर्स हैं, ठीक है। सर पीवाईक्यूज कब देखें? पीवाईक्यूज जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो जो भी एक सब्जेक्ट पढ़ो उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा करो। आप कितने घंटे पढ़ते थे रेगुलर? यार 8 से 9 घंटे, मैंने ऑलरेडी सेशन में बताया है, ठीक है। सर मैं 12th में हूँ, दिल्ली में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, मैंने एनसीईआरटी में रेफरेंस स्टार कर लिया। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि यार जब जो आपका अटेम्प्ट है वो इतना 2-3 साल 4 साल बाद है, तो अभी प्रिपरेशन मुझे नहीं मालूम है यार कि यार किस लेवल पे आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे मतलब मुझे इतना आइडिया कि इस प्रिपरेशन जर्नी को 2 साल पहले शुरू करना चाहिए या फिर 1 साल पहले, इससे ज़्यादा पहले मुझे नहीं लगता है शुरू करना चाहिए, ठीक है। मैं आपके टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे क्या? सर हाँ, मैंने अपने पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं, ठीक है। तो मेरे जो भी नोट्स हैं वहाँ पे आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे नोट्स मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कई सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में, ठीक है। सर आपसे इस पूरी जर्नी में कैसे कनेक्टेड रहें? यार मेरे इससे इस पूरी जर्नी में कनेक्टेड रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। मैं वहाँ पे सबको रिप्लाई करता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। थोड़ा लेट रिप्लाई आएगा पर कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। और वहाँ पे हाय हेलो या कुछ भी और मत भेजना, डायरेक्टली जो भी डाउट है वो भेजना, मैं एक लाइन में एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी टोल्ड कि आप अर्पित गुप्ता टाइप करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे प्लीज़ हाय हेलो एटसेट्रा मत भेजना, ठीक है। आप डायरेक्टली अपने डाउट्स भेजो, आई विल रिप्लाई। आप हाय हेलो भेजोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ वहाँ पे, ठीक है। ओके, न्यूज़पेपर को इफेक्टिवली कैसे पढ़ें? पहले आप सिलेबस को समझो या सिलेबस को साइड में लेके बैठो,
तब न्यूज़पेपर में देखो कौन सी चीज़ आज के अखबार में आई है जो हमसे रिलेवेंट है। और न्यूज़पेपर को ज़्यादा अच्छे से समझ में आने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ आइडिया होना चाहिए, वो ये है कि कौन सी चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए धीरे धीरे करके वो चीज़ समझ में आएगी। शुरू में न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि जब तक आइडिया नहीं है, जब तक आपने ऑलरेडी बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, न्यूज़पेपर में मैक्सिमम चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सर मेंस के टॉपिक्स में नोट्स कैसे बनाते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ अ टॉपिक प्लीज। यार मैंने ऑलरेडी अपने सैंपल नोट्स अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप एक बार उनको रेफर कर सकते हो। नोट्स बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि आप एक बार किसी चीज़ को रीड करो, दूसरी रीडिंग में हमेशा नोट्स बनाया करो। पहली रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए, दूसरी रीडिंग में आपको नोट्स बनाने हैं, फिर तीसरी जो रिवीजन है वो नोट से ही करना है। टाइमलाइन फॉर 2 इयर्स प्रिपरेशन, या 2 ईयर प्रिपरेशन की टाइमलाइन का आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने 2 ईयर प्रिपरेशन नहीं की है। मैंने 1 साल में जो किया है वो किया है। तो आई वुड सजेस्ट कि किसी टॉपर ने अगर 2 ईयर टाइमलाइन बताई हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ये है कि सर एनसीईआरटी में जो टॉपिक डीपली नहीं दिया है, नहीं तो एनसीईआरटी में डीपली टॉपिक पढ़ना भी नहीं होता, एनसीईआरटी में बेसिक चीज़ें समझनी होती हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ मेन प्रिपरेशन, यार सोर्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन मेरा पूरी तरह से विजन के वैल्यू एडिशन मटेरियल्स रहे हैं और बेसिक बुक्स रही हैं। इसके अलावा मैंने कुछ भी ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश नहीं की है। और ये कौन है लबासना, कब जा रहे हो सर? यार मैं अगस्त में जा रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक इट मैटर्स। ठीक है। प्री मेन स्टैंडर्ड बुक लिस्ट टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल, यार ऑलरेडी मैंने चीज़ें बता रखी हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप एक बार जाके सब चैनल स्क्रॉल करो। ठीक है। ओके। ठीक है। आई थिंक अभी ये सेशन हम एंड कर सकते हैं, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं। अच्छा सर एनसीईआरटी को बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़े? यार बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। कॉन्सेप्ट वहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं ऐसे जो कि थोड़े वैसे हैं, मतलब फंसाऊ हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। सर क्या कोचिंग की नीड होती है? यार देखो मैंने कोचिंग नहीं करी है, और मैंने इस प्रिपरेशन जर्नी को लगभग 2.5 साल में कंप्लीट कर लिया है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे कम टाइम में जो है इस जर्नी को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल है। ठीक है। कुछ लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं 2 साल 2.25 साल में। इसके अलावा जनरली 2.5 साल जो है काफ़ी कम टाइम होता है। तो मैं यही पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि मुझे नहीं लगता है इस कोचिंग की ज़रूरत है इस प्रिपरेशन जर्नी में। कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है आपको टेस्ट सीरीज के लिए, कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है उनके मटेरियल्स के लिए, पर अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत फील हो रही है या फिर कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि इसी के लिए कोचिंग्स ओपन हुए हैं, तो वो आपको समझा सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये सर स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी लेना है? यार ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बता के रखी हुई हैं। ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को एक बार देख सकते हो। ठीक है। मुझे लगता है कि ये नहीं, डेली आंसर राइटिंग मैंने नहीं, मैंने जो है डेली आंसर राइटिंग करने की जगह जो है टेस्ट सीरीज के पे ही रिलाई किया है, क्योंकि यार डेली आंसर राइटिंग के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, तो वो मेरे से हो नहीं पाया था। ओके सर, इज देयर एनी बेस्ट यूट्यूब चैनल टू कवर 11th क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी? यार खुद से कवर करनी है, कोई यूट्यूब चैनल कभी भी कवर नहीं करा सकता है चीज़ें। सर विजन के वैल्यूएशन मटेरियल कौन से ईयर के पढ़े हैं? देखो विजन के वैल्यूएशन मटेरियल स्टैटिक मटेरियल होते हैं यार, तो वो किसी ईयर के नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो वो कहीं कोई भी साल के 2020 2016 17 18 कभी के पढ़ सकते हो। पॉइंट ये है कि आपको उसको मेंस 365 या कोई भी करंट अफेयर्स के सोर्स से ऐड करना है। ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन मटेरियल स्टैटिक मटेरियल्स होते हैं, वो करंट अफेयर्स अपडेटेड नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद सर आई एम सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, शुड आई स्टार्ट माई ऑप्शनल? यस, अभी आप चाहो तो ऑप्शनल शुरू कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है फोकस एग्जाम पे मत रखो। कोशिश करो कि अपने जो कॉलेज के एग्जाम्स है उसमें अच्छा मार्क्स गेन करो यार, वो मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं इस एग्जाम में। और कॉलेज लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करो, क्योंकि वो वापस नहीं मिलेगी लाइफ में कभी और फिर। ठीक है। फिर आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और कोई भी इशू हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आई वैसे आई एम ट्राइंग टू कवर सिलेबस का हर पार्ट जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं एस्पिरेंट्स को ये आइडिया दे सकूँ कि हर सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है। मुझे मालूम है कि गाइडेंस की कमी बहुत होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं इस जर्नी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि उस जो गाइडेंस की कमी है उसको मैं भरपाई उसकी कर सकूँ, ताकि आप सभी लोग जो है इस प्रिपरेशन जर्नी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक दिस सेशन इज
कंप्लीट नाउ, व्हाट इज योर यूट्यूब चैनल। सो मेरा यूट्यूब चैनल यार आप एक बार यूट्यूब पे टाइप करोगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, ठीक है। लेट्स एंड दिस सेशन, ठीक है। बाय एंड माय लव एंड अफेक्शन टू यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर करने से पहले भी आपके अंदर एक ऑफिसर है, उस ऑफिसर को जिंदा रखें, अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है। इस प्रिपरेशन में आप एज एन एस्पिरेंट नहीं, एज एन ऑफिसर घुसनी चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।